मैं मुसलमानों के लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं ईसाइयों के लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं हिंदुओं के लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं हिंदुस्तान के लिए लड़ता हूँ। फ़ायदा सभी का एक देश बनाने में है, अलग अलग देश बनाने में नहीं है। हमने सन 47 में एक ना सिर्फ आज़ादी पाई, हमने एक नया प्रण लिया कि हम एक नया देश बनाएंगे। क्योंकि आज का दिन मेरे जो स्टेट है, जो प्रोविंस है, वहाँ पे जहाँ मेरे जो शहर है उडुपी, वहीं से जो हिजाब की लड़ाई जो शुरू हुई थी, आज एक तरीके से उसका भी जवाब आ गया है। और बहुत से लोगों ने मेरा जिक्र करते हुए हिजाब की लड़ाई के बारे में बताया था, और कई लोग मुझे हमेशा कहते हैं, हाँ नहीं, आप तो मुसलमानों के लिए लड़ते हो, अच्छा है, ये है, फलाना। बिल्कुल नहीं, मैं मुसलमानों के लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं ईसाइयों के लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं हिंदुओं के लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं हिंदुस्तान के लिए लड़ता हूँ। और हर हिंदुस्तान, और इसलिए लड़ता हूँ क्योंकि जो अंग्रेज़ी में हम कहते हैं फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। अगर हम किसी का हक मारते हैं तो हम हमारे हक खोते हैं। और आज के जो माहौल है, आज के जो हालात है, जब लोगों को ये लगने लगता है कि अगर अपने जो प्रेजुडिस है वो बड़े बुलंद आवाज़ में बोले और फिर वहाँ से फिर मारपीट शुरू हो जाए तो वो और बड़े नेता बन जाते हैं और कट्टर हिंदू मुसलमान बनते हैं। उन सब से मैं ताल्लुक़ नहीं रखता, और इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा हिंदुस्तान भले ही हज़ारों सालों से चला आ रहा है, पर जो एक वेस्टर्न सेंस में जो एक नेशनहुड जो है, हम एक नया नेशन बना रहे हैं। मेरे भाई बॉस्टन में डॉक्टर है, उनकी बेगम अमेरिकन है। तो जब वो इंडिया आ रहे थे तो अपने बेगम को समझा रहे थे, इंडिया इज़ लाइक द यूरोपियन यूनियन बिफोर द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन सन 70 में या कुछ बना था, पर वरना यूरोप के इतने छोटे जो सभी स्टेट्स हैं एक दूसरे से लड़ते थे। फ्रांस जर्मनी से लड़ता था, दोनों इंग्लैंड से लड़ते थे। जैसे कि यूपी और बिहार में कुछ अनबन होता है, महाराष्ट्र कर्नाटक से अनबन होता है। पर हमने सन 47 में एक ना सिर्फ आज़ादी पाई, हमने एक नया प्रण लिया कि हम एक नया देश बनाएंगे। तो ये उस समय का मुकेश साहब का एक गाना था कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए जोश से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम एक नई कहानी लिखने वाले पर तुले थे। और क्या कहानी था? कहानी ये था कि जो हमने एक नया संविधान बनाया था, जो सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं लिखा था, उसके साथ BN शिवराव थे, उसके साथ DP कैथान थे, और सादुल्ला साहब थे जो असम से थे। सभी लोगों ने मिलकर एक ऐसी आइन बनाई, एक ऐसी दस्तूर बनाई जिसको चलाते चलाते एक नया देश बस रहा था। और बहुत से लोग ये नहीं समझते हैं कि वो आइन क्यों लिखा गया था, किस हालात में लिखे गए थे। आप सन 47 से पहले के दशक को देखिएगा, क्या हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कितने लोग मरे। जूइश हॉलोकॉस्ट, कितने लोग मरे। पार्टीशन ऑफ इंडिया, कितने लोग मरे।
महात्मा जी का असैसिनेशन, तो जो पिछला दशक था उसमें हमने बहुत से लोगों को खोया था, सिर्फ रिलीजियस वायलेंस और ऐसे हालात में। तो हमारे जो पूर्वज थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो 80% हिंदू थे और कट्टर हिंदू, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बहुत ही कट्टर, बहुत ही जो धार्मिक ऑब्जर्वेंट हिंदू थे, सब ने मिलकर यही कहा कि जो सब पिछला घटा है ना, उस रास्ते हम नहीं चलेंगे। और उस रास्ते से ना चलने के लिए हमने जो संविधान बनाया वो चलता रहा। कुछ एक दो पीढ़ियाँ आके चले गए। मैंने कभी मेरे दोस्त प्रोफेसर इरफान हबीब से पूछा था कि सब 47 में उतने दंगे हुए थे, उसके बाद भी फिर उस वक्त के हम फिल्म्स देखे, उस वक्त के जो कॉन्वर्जेशन देखे, तो उसमें इतना द्वेष नहीं था, इतना क्लेश नहीं था, उतनी लड़ाई नहीं होती थी। क्या वजह है? तो उन्होंने सिर्फ मुझे देखा और कहा उस वक्त पैसे किसके पास थे लड़ने के लिए। तो आज जो माहौल बना है, पोस्ट लिबरलाइजेशन, पोस्ट 1991 इंडिया, ये जो अलग इंडिया बन रहा है, उसको भी यही समझना पड़ेगा कि कोई इंडिया नहीं बन सकती है जब तक हम पुरानी बातों को दोहराते रहेंगे और पुराने क्लेश, पुराने द्वेष को पे ही झगड़ते रहें। फ़ायदा सभी का एक देश बनाने में है, अलग अलग देश बनाने में नहीं है। फ़ायदा यही है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, धार्मिक, नास्तिक सभी एक साथ चले और प्रिवेंटिंग हेट, प्रमोटिंग ब्रदरहुड, प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल, जो जिसे कई लोग कहते हैं कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सूरा फातिहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कई चीज़ ऐसे हैं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, कुछ भी हो, सबके लिए कॉमन है। भूख सबके लिए कॉमन है, अनएम्प्लॉयमेंट सबके लिए कॉमन है। जब इंडिया कोई टेस्ट मैच जीतता है, जो खुशी होती है, वो सबके लिए कॉमन है। तो हमारे जितनी कॉमनैलिटीज़ है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें और उसमें एक शेयर्ड एंडेवर हो सबका, तो जो हेट है वो काफ़ी हद तक कम होगा। पर जो हम वकील साहिबान जो करते हैं, हर मैटर जब लड़ाई होती है, जब थानेदार के साथ लड़ना पड़ता है, जब रिकॉर्डिंग ठीक रखना पड़ता है, रिकॉर्डिंग इसलिए है क्योंकि कानूनी तरीके से जो कहते हैं ना कि सब याद रखा जाएगा, सिर्फ इंसानी याद पे सब नहीं चलता है। जो लिखा जाता है, जो रिकॉर्ड किया जाता है, वही इतिहास बनता है, वही एक कोर्ट जजमेंट बनता है। और मुझे किसी और ने कहा था, साहब ने, कि इंडिया जो चलता है थानेदार पे। थानेदार का एक ही लॉजिक है कि मेरे इलाके में गड़बड़ ना हो, और गड़बड़ हो तो जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दो, सॉल्व ना करो। सॉल्व करना वो सब थानेदार का काम नहीं है। तो अगर कोई किसी के खिलाफ मोर्चा लगता है तो पहले उस आदमी को पकड़ लो, अंदर गिरफ्तार करो, फिर मोर्चा को बोल दो भाई आप चले जाना, हमने एक्शन ले लिया, फिर कोर्ट्स पे छोड़ दो।
उस वक्त जब ऐसी नाइंसाफ़ियाँ होने लगते हैं, उस वक्त क्या रिकॉर्ड होता है, किस वक्त पे रिकॉर्ड होता है, और कौन गवाह है, सब जो एफआईआर में रिकॉर्ड होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मिराज भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने की कोशिश किया है कि जो हर क्षेत्र में अगर कुछ 5 लोग भी हो जो थानेदार के लेवल पे लड़ सकें और फिर कोर्ट तक का वो रिकॉर्ड ठीक रख सकें, तो फिर जब तक वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा, हम जैसे वकील कुछ ना कुछ बोल सकेंगे।